everyone and welcome to the YouTube channel of Attitude of Himachal Pradesh guys। तो आज है हमारा डे 55 जिसमें कि हम हिमाचल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ एचपी जीके। ठीक है, हिमाचल की जीके से रिलेटेड जो 2017 के पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, वेयर डज रिवर यमुना आफ्टर फ्लोइंग थ्रू उत्तराखंड एंटर्स इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी यमुना रिवर जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड से आने के बाद किस जगह से एंटर करती है। एंट्री पॉइंट बताना है आपको यमुना रिवर का हिमाचल प्रदेश के अंदर। सो द एंट्री पॉइंट इज ऑप्शन बी, दैट इज खदोर माजरी। ठीक है, खदोर माजरी इज द प्लेस जहां से यमुना रिवर जो है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है ना। यमुना का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट वाज अ इजी क्वेश्चन गाइस, इट वाजंट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, अगर आपको सिरमौर की डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा पता हो, आप पढ़ोगे तो भी आप समझ जाओगे। साथ ही साथ व्हाट आई ऑलवेज सेज कि अगर आपने मैप ज्योग्राफी को मैप के थ्रू पढ़ा है तो इट्स गोइंग टू बी रियली इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट एंड टू रिमेंबर थिंग्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं यमुना रिवर की। अगर हम हिमाचल प्रदेश में यमुना की बात करते हैं तो जैसे मैंने बोला आपको, खदार माजरी इज द प्लेस जहां से वो एंटर करती है। यमुना रिवर जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ठीक है, साथ ही साथ माइथोलॉजिकल रिलेशन बोला जाता है हिमाचल के अंदर यमुना रिवर का सन के साथ। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज गाइज हिमाचल का जो कल्चर और सोसाइटी के क्वेश्चन है उनमें माइथोलॉजिकल और लेजेंड्स जो चले आ रहे हैं उन पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज ऑल्सो। साथ ही साथ यमुना का जो एंट्री पॉइंट है या फिर हम बोलते तो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड हिमाचल प्रदेश की ईस्टर्न मोस्ट रिवर है यमुना। ओके, इसकी जो फेमस ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, टोन, पबार, गिरी और गिरी गंगा भी बोलते हैं जिनको, ये इसकी फेमस ट्रिब्यूटरीज है और भी होती है। इसका टोटल कैचमेंट एरिया कितना है हिमाचल के अंदर, 2330 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है गाइस। साथ ही साथ ये अब एंट्री पॉइंट तो हमको पता चल गया खदार माजरी है, लेकिन किस जगह से लीव करती है, इट लीव्स द स्टेट नियर ताजेवाला, एंटर्स इनटू द हरियाणा स्टेट एंड इट एंटर्स इनटू द हरियाणा स्टेट। सो गाइज आपको इसमें क्या याद रखना है, हमने पता चल गया कि क्वेश्चन आया है यमुना रिवर के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है जो हिमाचल के अंदर है। ठीक है, सेकंड थिंग इसका कैचमेंट एरिया कितना है। थर्ड थिंग किस किस डिस्ट्रिक्ट से निकल के जाती है। फोर्थ थिंग इसका एग्जिट पॉइंट क्या है, एंट्री पॉइंट क्या है। एंट्री पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है, आ गया है तो मे भी हो सकता है नेक्स्ट टाइम एग्जिट पॉइंट पे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, दैट्स व्हाई यू नीड टू रिमेंबर ऑल दैट एंड यू नीड टू स्टडी एवरी सिंगल जोग्राफी टॉपिक एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम दी मैप। ठीक है, यहाँ पर मैंने भी एक मैप शो किया हुआ है जिसमें हमने बताया आपको कि जो गिरी रिवर दिखाई है, पबार रिवर दिखाई है, टॉन भी दिखाया हुआ है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी जो है उसकी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यमुना जो यमुनोत्री से उत्तराखंड में ओरिजिनेट करती है, फिर ऐसे फ्लो करते हुए सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है एट खदेर माजरी एंड इट एग्जिट्स द हिमाचल प्रदेश स्टेट एट ताजेवाला एंड एंटर हरियाणा। ओके, आई होप क्लियर होगा। एंड यू कैन सी कि ये सारी ट्रिब्यूटरीज निकल रही हैं जो कि हम क्या बोलेंगे, ये सारी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो आप इसमें आपको ड्रॉ कर सकते हो एंड वो और भी अच्छा होगा अगर आप ड्रॉ करते के खुद याद करते हो, ताकि उससे क्या होगा आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। जब हम कुछ अपने आप लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं तो हमें वो चीज़ ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। Now coming on to our next question guys, हमारा second question है, which of the following Himalayan zone occupy the maximum percentage of total geographical area of हिमाचल प्रदेश। यानी इनमें से कौन सा जोन ऐसा है जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरिया कवर करता है हिमाचल प्रदेश का। ज्योग्राफिकल एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। ऐसा ही एक क्वेश्चन 2018 में भी आया, तो वी कैन से कि देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप हर साल के क्वेश्चंस में जो टॉपिक है उनको अच्छे से कवर कर ले। द राइट आंसर इज ट्रांस हिमालयन जोन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ट्रांस हिमालयन जोन। जो हिमाचल का एरिया है गाइस, हिमाचल की स्टेट है, उसको बेसिकली मोस्टली 3 जोन में डिवाइड किया जाता है। कुछ लोग 4 में भी करते हैं बट हम 3 के अकॉर्डिंग पढ़े तो ट्रांस हिमालय, मिडल हिमालय एंड आउटर हिमालय, दैट इज शिवालिक ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो ऊपर का आप ब्राउन डार्क ब्राउन कलर का एरिया देख रहे हो, ये पूरा जो है ये ट्रांस हिमालयस में आता है। तो इट्स अ ह्यूज एरिया, दैट्स व्हाई इसकी जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा होती है ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर। Now coming on to our next question guys, the movement started under the aegis of Kishan Sabha in which Sri Lakshmi Singh, Ved Suraj Singh played a pivotal role।
ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा मूवमेंट है ये किसान सभा का जिसके अंदर श्री लक्ष्मी सिंह और वेद सूरज सिंह जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आपके ऑप्शन थे प्रजामंडल, पझोत आंदोलन, स्वराज संघ एंड लोक राज सभा। सो द राइट आंसर इज पझोत आंदोलन। ठीक है, अगर आपने हिमाचल की हिस्ट्री और उसके रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स और नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा तो इट्स अ इजी क्वेश्चन गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक, अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं पजौर मूवमेंट क्या था। तो पजौर मूवमेंट जो है वो बहुत ही स्पेशल प्लेस रखता है इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल एज वेल एज सिरमौर। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। कब हुआ था? अक्टूबर 1942 में फार्मर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ सिरमौर उन्होंने एक मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज करने का सोचा था अगेंस्ट दी टायरनिकल रूल एंड इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की साइड से जो उनका रूल आ रहा था इतना टायरनिकल, साथ ही साथ जो एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर आ रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनके अगेंस्ट में ये स्टार्ट किया गया था फ्रॉम दी डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिरमौर। ठीक है, तो लेटर इन्होंने एक किसान सभा ऑर्गेनाइज की थी। लेटर ऑन इसी किसान सभा का नाम चेंज करके पझौत किसान सभा रख दिया गया था। इसी के अंदर लक्ष्मी सिंह जो को क्या बनाया गया था? चेयरमैन बनाया गया था। और इसी सभा के जो विद्या सूरज सिंह जो थे वो इसके सेक्रेटरी थे। लेटर ऑन ऑल दीज मेंबर परफॉर्म दी लोटे नान असेंबली परफॉर्म किया था इन्होंने, जिसके अंदर सॉल्टी वाटर लेते हैं लोटे में, उसे टेस्ट करते हैं और म्यूचुअल कॉपरेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओथ लेते हैं। So ये हो गया गाइस पजौत मूवमेंट। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज दी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसका मेन एम था? ठीक है, डेमोक्रेटाइजेशन यानी डेमोक्रेसी लेकर आना एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो किस आंदोलन या किस मूवमेंट का मेन एम था? आपके ऑप्शंस है प्रजामंडल मूवमेंट, बी इज मंडी कॉन्स्पिरेसी, सी इज बिलासपुर स्ट्रगल, डी इज चंबा एजिटेशन। द राइट आंसर इज प्रजामंडल मूवमेंट। सो प्रजामंडल मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऑप्शन में प्रजामंडल मूवमेंट भी था। सो गाइस इससे हमें ये पता चलता है जब हिमाचल का पेपर सेट किया जा रहा है तो वो एक कुछ सेलेक्टिव मूवमेंट्स को ले लेंगे और उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करके क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले में पजौत मूवमेंट वाज द आंसर, मतलब प्रजामंडल वाज आल्सो इन द ऑप्शन। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन फॉर्म कर दिया उन्होंने वो उसमें प्रजामंडल मूवमेंट के ऊपर फॉर्म कर दिया है। अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो प्रजामंडल मूवमेंट था इट वाज लॉन्च अगेंस्ट द ब्रिटिश यॉर्क इन एरियाज अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। जो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंदर एरिया आते थे उनमें इन्हें लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इट वाज अ सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, तो सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए इसे लॉन्च किया गया था। एंड द मेन एम वाज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का डेमोक्रेटाइजेशन करना इसका मेन एम था इस मूवमेंट का। तो दिस लाइन इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर ऑफ स्टेट ड्यूरिंग दिस पीरियड। कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स इस मूवमेंट में इन्वॉल्व थे? वो थे डॉक्टर वाई एस परमार, पदम देवी, शिवानंद रोमोल एंड पूर्णानंद सत्यदेव, सदाराम चंदेल, दौलत राम जी, ठाकुर हजारा सिंह, पहाड़ी गांधी, बाबा कांसीराम। ये सारे जो है ये एक्टिव मेंबर्स थे इस मूवमेंट के। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इन द फ्रीडम मूवमेंट इन द हिल स्टेट पर्टिकुलरली इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस मूवमेंट को आप मार्क कर लीजिएगा, आपको ये मूवमेंट पढ़ने हैं, ये और पजौत मूवमेंट दोनों ही पढ़ने हैं, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन आया, नेक्स्ट टाइम कोई और क्वेश्चन आ सकता है फ्रॉम द सेम मूवमेंट। ठीक है, now coming on to our next question guys, which of the following monasteries was built by a western Tibet rule ये Shashod around the year 1996 AD? ठीक है, तो इनमें से कौन सी मोनेस्ट्री जो थी वो वेस्टर्न तिब्बत रूलर ने, जिनका नाम था ये शशोड, मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द लोकल डायलेक्ट, प्लीज डोंट माइंड इट गाइस। ठीक है, तो इनमें से कौन सी मोनेस्ट्री इन्होंने बिल्ड की थी अराउंड द ईयर 1996 एडी? ठीक है, सॉरी 996 एडी। तो राइट आंसर इज ताबो। तो ताबो इज द मोनेस्ट्री जो कि इन वेस्टर्न तिब्बत रूलर ने बिल्ड की थी। ठीक है, तो इट वाज इन दैट इजी क्वेश्चन, वी कैन से इट वाज अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ा तिब्बतन साइड की जो हिस्ट्री है हिमाचल की उसको पढ़ना होगा तब आप बता सकते हो। बट ताबो एज अ मोनेस्ट्री इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेयर्स और फेस्टिवल है जो ताबो मोनेस्ट्री में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो अगर ताबो मोनेस्ट्री की हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, तो इनका नाम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा इसी वजह से मोल्ड करके पूछ लिया है एक, ताकि आपको ये भी पता हो अगर आप पढ़ रहे हो कौन सा फेयर फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है तो उस जगह की हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ो।
ठीक है। तो ताबो जो है इज अ विलेज ऑफ स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश। इट वाज फाउंडेड इन 996 एडी, ये सीई गलत लिख दिया, ठीक है। द तिब्बतन ईयर बाय फायर एप, by the Tibetan Buddhist Lord Sawa Riken Zangpo, okay, on the behalf of the king of Western Himalayan Kingdom of Ghue and Yeshio बोलते थे, जो रूलर थे इनको येशियो भी बोलते थे। ताबो जो है इज ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग बुद्धिस्ट एनक्लेव इन बोथ इंडिया एंड द हिमालयज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ओके, इट वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट एनक्लेव, वो मिनिस्ट्री है जो अभी भी रन करी जा रही है, ठीक है। जो मोनेस्ट्री है इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करता है एज अ नेशनल हिस्टोरिकल ट्रेजर ऑफ इंडिया। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इस वजह से ही इस पर क्वेश्चन आया, बिकॉज ताबो मोनेस्ट्री जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे जो ASI है हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो नेशनल हिस्टोरिकल ट्रेजर ऑफ इंडिया मानता है इसको, उसको स्टेटस दिया हुआ है और इस वजह से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हिच वाज द ओल्ड कैपिटल ऑफ कुल्लू राजाज फ्रॉम वेयर द 12 जनरेशंस ऑफ कुल्लू राजाज रूल। ओके, ओल्ड कैपिटल क्या थी कुल्लू राजाओं की, ये बतानी है। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो जगत सुख वाज द इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जगत सुख जो थी वो ओल्ड कैपिटल थी कुल्लू राजाज की, जहाँ से 12 जनरेशन ऑफ कुल्लू राजा ने रूल किया था। के नाउ थोड़ा पढ़ लेते हैं हम जगत सुख के बारे में। जगत सुख ओरिजिनली नेम वाज नस, नस्त इसका ओरिजिनल नेम था, ठीक है। हेयर द अर्लीस्ट राजा रूल फॉर 12 जनरेशन टिल द रेन ऑफ विशुद्धपाल, द कैपिटल वाज ट्रांसफर्ड टू नगर, यानी इनके रेन के अंदर इस कैपिटल को ट्रांसफर करके नगर शिफ्ट कर दिया गया था फ्रॉम जगत सुख। नाउ गाइस दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज हमने इससे पहले वाले ईयर में देखा था कि ये क्वेश्चन आते हैं कि कैपिटल को किस राजा ने शिफ्ट किया, किसकी रेन में शिफ्ट किया और कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो कैपिटल है वो कहाँ जगत सुख से शिफ्ट करके कहाँ की गई थी, तो नागार में कर दी थी। इट लाइज ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ बियास एंड द रोड फ्रॉम नागर टू मनाली रन थ्रू द विलेज, ओके। इट इज अबाउट 12 किलोमीटर फ्रॉम नागार एंड 6 किलोमीटर फ्रॉम मनाली, ओके। अब ये हम मैंने थोड़ा बताया हुआ है कि कौन कौन से टेम्पल्स आते हैं, ये आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। साथ ही साथ कौन सा एक इम्पोर्टेंट टेम्पल यहाँ का क्या है, शिव टेम्पल इन दी शिखरा स्टाइल। नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर हम एक किसी जगह के बारे में पढ़ रहे हैं तो इट इज नेसेसरी कि हम उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक है, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसे पढ़ेगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि आप देख रहे हो पिछले एक साल के अंदर टेम्पल आर्किटेक्चर पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एटलीस्ट मतलब एक से दो क्वेश्चन जरूर आ ही जाता है, तो टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है, डेट इज शिवा टेम्पल, और वो शिखरा स्टाइल में बनाया गया है, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1804 AD रूलर्स ऑफ बिलासपुर, मांडी, चंबा एंड अदर स्मॉल रूलर्स ऑफ कांगड़ा एरिया इनवाइटेड whom टू इन्वेड कांगड़ा, यानी 1804 AD की बात कर रहे हैं। इस टाइम पे जो ये बिलासपुर, मांडी, चंबा और छोटे रूलर्स थे कांगड़ा के, इन्होंने किसको बुलाया था, किस रूलर को बुलाया था, किसे बुलाया था टू इन्वेड कांगड़ा, ठीक है। द राइट आंसर इज गोरखा आर्मी चीफ अमर सिंह थापा, इनको बुलाया था इन्होंने इन्वेड करने के लिए। अब इसके पीछे थोड़ी स्टोरी है, उसको उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गोरखा आर्मी चीफ अमर सिंह थापा जी जो थे, ही वाज अ गोरखा मिलिट्री जनरल, गवर्नर एंड वॉर लॉर्ड इन द किंगडम ऑफ नेपाल, ओके। नेपाल के साथ हिमाचल के रिलेशंस काफी अच्छे रहे हैं पहले से, और काफी जगह उसका नाम भी आता है, आप और भी हिमाचल की हिस्ट्री में पढ़ोगे तो नेपाल के साथ काफी सारी ट्रेड ट्रीटीज और पॉलिसी भी लेकर आई गई है। He was overall commander of Nepal army in the conquest of Western Province, authoritative ruler of Kumaon, Garhwal and Kingdom of Nepal. He was referred by the King of Nepal to have deployed as Mukhtiyar, equivalent to Prime Minister. यानी इनको Prime Minister भी अपॉइंट किया गया था वेस्टर्न प्रोविंसेस का, कुमाऊं और घरेवाल का। 1804 AD में इन रूलर्स ने बिलासपुर के, मांडी के, चंबा के और कांगड़ा के छोटे छोटे रूलर्स ने इनको बुलाया था टू इन्वेड कांगड़ा। आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि इन पे क्वेश्चन आ चुका है। तो वी नीड टू लर्न अबाउट हिम कि ये कौन थे, कहाँ से आए थे और ये कि इनकी पोजीशन क्या थी। Now coming on to our next question guys, that is in 1848 who suppressed the rebellion of Wazir of Nurpur and then Pramod Chand and Rajas of Jaswan and Datarpur.
ठीक है, तो आपको बताना है कि 1848 में किसने रिबेलियन को सप्रेस किया था वजीर ऑफ नूरपुर के। अगर आपको इनमें से कोई एक भी पता होगा तो आप उसका आंसर कर सकते हो। वजीर ऑफ नूरपुर का जो रिबेलियन है वो काफी फेमस है और इसलिए ये क्वेश्चन इजी बन जाता है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मिस्टर लॉरेंस। ठीक है, तो इनकी हेल्प से इन्होंने ही सप्रेस किया था वजीरपुर के सॉरी नूरपुर के वजीर का रिबेलियन, और बाकी जगह का भी। तो अगर आपने वजीर राम सिंह पठानिया जो है इन्होंने स्टार्ट किया था, लेट्स टॉक अबाउट हिम आल्सो। तो ही वाज एन इंडियन फ्रीडम इंडियन फाइटर। ओके, ही वाज एन इंडियन फाइटर वो जिनका जो कि बॉर्न हुए थे 10 अप्रैल 1824 के अंदर। ठीक है, एंड ही वाज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ नूरपुर। इनके जो फादर है वो मिनिस्टर थे राजा वीर सिंह में, न्यूपुर की स्टेट में ही। ठीक है, ही जॉइन फोर्सेस विद कचोर ट्रांसफर मेड अ कॉल अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने इस टाइम पे एग्रेशन दिखाया। राम सिंह वेव्ड हिज फ्लैग और जसवंत सिंह जी को अपॉइंट किया था राम सिंह एज हिज मिनिस्टर वाइल अपॉइंटिंग हिमसेल्फ एज किंग। ठीक है, और इसी टाइम पे जब इन्होंने अगेंस्ट में काम करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स के फॉर इंडिपेंडेंस, इन्हें इंडिपेंडेंट अपना किंगडम इंडिपेंडेंट करना था, तो इस वजह से इन्होंने एक रिबेलियन स्टार्ट किया था और मिस्टर लॉरेंस ने आके इनके रिबेलियन को सप्रेस कर दिया गया था। लेटर ऑन ही वाज किल्ड इन द रिबेलियन इटसेल्फ। ठीक है, now coming on to our next question, guys. माधो राय की जलेब इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ विच पॉपुलर हिमाचली फेयर। ठीक है, तो माधो राय की जो जलेब है वो किस पॉपुलर हिमाचली फेयर का मेन अट्रैक्शन होती है। नाउ गाइस, दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज जहाँ पे फेयर्स और फेस्टिवल की बात की जाती है तो कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश में फेयर और फेस्टिवल से क्वेश्चन जरूर आता है। सबको सारे फेयर्स और फेस्टिवल पढ़ने जरूरी है। हमने इस पे एक वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है गो एंड सी इट। ठीक है, वहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट फेयर और फेस्टिवल मिल जाएंगे और ये भी हमने कवर किया हुआ है। तो गाइस, शिवरात्रि फेयर है जहाँ पर ये मेन अट्रैक्शन होता है माधो राय की जलेब। एक्चुअली प्रोसेशन निकाला जाता है, यात्रा निकाली जाती है जहाँ पर माधो राय जी को गेस्ट डीटी की तरह बुलाया जाता है। उनकी प्रोसेशन निकलती है, बहुत ही फेमस यात्रा है वो, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, लोग दूर दूर से आते हैं इसको देखने के लिए। अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ग्रांड प्रोसेशन निकाला जाता है माधो राय जी का अलोंग विद डीटीज, और इसको ही जलेब बोलते हैं। ठीक है, एंड इट्स अवी इंस्पायरिंग इन दी शिवरात्रि फेयर ऑफ मांडी। ठीक है, मांडी में शिवरात्रि फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ पर ये प्रोसेशन निकाला जाता है। इट्स अ वेरी फेमस एंड अट्रैक्टिव प्रोसेशन। Okay, now coming on to our next question, guys. What is the architectural style of the temple built on the edge of पारसार लेक? यानी पारसार लेक के एज पे जो टेम्पल बिल्ड किया गया है उसका आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है? ओके, सो इट इज बी पगोड़ा। ओके, सो आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है उस टेम्पल का? इट इज पगोड़ा। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि आर्किटेक्चर स्टाइल पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप हिमाचल की सोसाइटी और कल्चर पढ़ोगे तो आपको आर्किटेक्चर स्टाइल जरूर पढ़ना है। पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर स्टाइल, फेयर एंड फेस्टिवल, हमने ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक देख चुके हैं जो बार बार जिन पर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, सो गाइज ये है वो टेम्पल, ये हमारी पारसार लेक है। पारसार लेक के बराबर में ये टेम्पल बनाया गया है जो कि पगोड़ा स्टाइल में बनाया हुआ है। ओके, एंड इट इज द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू ऋषि पारसार। ओके, द पैटर्न गॉड ऑफ मंडी रीजन, मांडी रीजन का पैटर्न, मांडी रीजन के पैटर्न गॉड है ये। द टेम्पल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय किंग बान सेन इन 13th एंड 14th सेंचुरी विद ऋषि बीइंग प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पिंडी स्टोन। यानी पिंडी स्टोन में ऋषि जी की बोलते हैं कि वो प्रेजेंट थे, और किंग बानसेन ने 13th-14th सेंचुरी में इस टेम्पल को बनवाया था। इट इज ऑल्सो सेड द होल टेम्पल वॉज बिल्ड बाय यूजिंग अ सिंगल देवदार ट्री। यानी एक सिंगल देवदार ट्री को यूज करके पूरा टेम्पल बनाया गया और इसे बनाने में 12 साल लगे थे, ऐसा भी बोला जाता है। सो गाइज, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जो लेजेंड्स होते हैं उन्हें भी याद रखें बिकॉज लेजेंड्स से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे 2017 से रिलेटेड। ठीक है, नाउ थैंक यू सो मच गाइज, एंड इफ यू वांट कि आपको ये हमारी सारी वीडियोस रेगुलरली मिलती रहे, डू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की पीडीएफ अवेलेबल हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइज, एंड अभी भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम आती है you can contact us on this number, you can also mail us on this email id. Thank you so much, have a good day guys.